वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मुदलनी मुदिविमनी, जिसका मतलब है पहला तू और आखिरी भी तू। मतलब ऐसी कुछ मीनिंग आती है। और इसी तरह एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली Zee5 पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी बहुत ही प्यारी लगी मुझे। मतलब कुछ स्टूडेंट्स की स्कूल की जिंदगी को दिखाया जाता है और उसके बाद वो लोग बड़े होकर किस किस प्रोफेशन में जाते हैं, मतलब इनके करियर के बारे में दिखाया जाता है। और उसी तरह इस मूवी में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। उसी ट्विस्ट के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज भी है। आई रिक्वेस्ट यू इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। हर एक इंसान को देखनी चाहिए ऐसी मूवी। सच में जाते जाते ये मूवी कुछ सिखा के जाती है। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक 11th ग्रेड स्कूल को दिखाया जाता है और उसी तरह कुछ स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है। ये लोग अपनी 10th पास करके 11th ग्रेड को जा रहे हैं और नोटिस बोर्ड के पास आकर ये चेक करने लगते हैं कि कॉमर्स ग्रुप में कौन कौन नई लड़कियां ज्वाइन हुई है। इस लिस्ट को देखने के बाद उनमें से एक लड़का जिसका नाम होता है चाइनीज, वो अपने बच्चे दोस्तों से कहने लगता है, देखो हमारे क्लास में टोटल 25 लड़कियां हैं। उठपटांग सी हरकतें ना करते हुए कुछ डिसेंटली बिहेव करते हैं। किस किस को कौन सी लड़की चाहिए अभी के अभी सेलेक्ट कर लो, आगे जाकर झगड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे तो कैथरीन ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और विनोद से पूछने लगता है कि विनोद तुमको कौन चाहिए। विनोद कहने लगता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना 3 साल से मेरा और रेखा का रिलेशनशिप है, उसके सिवा मैं किसी दूसरी लड़की को देख नहीं सकता। चाइनीज कहने लगता है, अरे बेटा 7th 8th का लव वो लव नहीं होता, वो जस्ट अट्रैक्शन होता है। अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमको जो होगा वही रियल लव है, जैसे मेरे और कैथरीन का। सुरेंद्र पूछने लगता है, अरे चाइनीज तुमने अभी तक कैथरीन को नहीं देखा ना। चाइनीज कहने लगता है, हाँ मुझे भी पता है, लेकिन कैथरीन मेरे लिए ही इस कॉलेज में ज्वाइन हुई। खैर इसी बातों ही बातों में विक्टोरिया नाम की एक नई लड़की इनके पास आती है और इनसे हेल्प मांगने लगती है कि बुक्स कहाँ पर मिलेंगे। और इसी तरह विक्टोरिया भी कॉमर्स ग्रुप की ही है, विनोद की ग्रुप से दोस्ती कर लेती है। खैर अब 1 हफ्ते बाद क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए विनोद, रेखा, चाइनीज, अनु ये चारों मिलकर शॉपिंग के लिए जाते हैं। विनोद को म्यूजिक से बहुत प्यार होता है, ये एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, यही इसकी विश है। इसी शॉपिंग के दौरान विनोद एक गिटार को देखता है, लेकिन जब विनोद उसका प्राइस देखता है वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके पास उतने पैसे नहीं होते, लेकिन रेखा इस चीज को ऑब्जर्व करती है। शॉपिंग वगैरह खत्म करने के बाद ये चारों लोग इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं। चाइनीज और अनु ये दोनों हमेशा एक दूसरे में लड़ते झगड़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद ये चारों लोग अपने घर पैदल जाने लगते हैं। विनोद और रेखा आगे होते हैं। इसी बात में विनोद रेखा से ये कहने लगता है कि ये मुझे डिग्री विग्री करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। रेखा कहने लगती है, अच्छा तो फिर ठीक है, तुम थोड़े साल रुक जाओ, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके एक अच्छी सी जॉब हासिल करूंगी, मैं कमाती रहूंगी, तुम खाते रहो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहो। खैर कुछ दिनों बाद 11th के क्लासेस स्टार्ट होते हैं। पहले ही दिन विनोद क्लास को लेट आता है। उसके बाद प्रिया नाम की एक टीचर विनोद की क्लास को आती है और प्रिया गर्ल्स बॉयज को एक दूसरे के अगल बगल में बिठाती है। हालांकि पहले ये लोग बॉयज सेपरेट बैठा करते थे, गर्ल्स सेपरेट। खैर अब चूंकि विनोद कॉमर्स में होता है, रेखा साइंस ग्रुप में, जब कभी भी लंच ब्रेक होता रेखा फौरन विनोद से आकर इसकी क्लास में क्या क्या होता है वो सारी की सारी बातें शेयर करती रहती है। अब विनोद की क्लास में विक्टोरिया भी होती है। विक्टोरिया विनोद को लाइक करती रहती है, उसके करीब आने की कोशिश करती रहती है। खैर एक दिन कॉलेज में ये अनाउंसमेंट होता है कि कल क्लासेस नहीं चलेंगे क्योंकि कल सारे स्टूडेंट्स का हेल्थ चेकअप होगा, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट्स आना चाहिए, अटेंडेंस ली जाएगी। खैर कॉलेज से बाहर आने के बाद विनोद की ग्रुप ये प्लान करते हैं कि कल कॉलेज को हाफ डे लीव है, हम सुरेंद्र के घर में जाकर ब्लू फिल्म्स देखेंगे। दूसरे दिन कॉलेज के सारे बॉयज को एक सेमिनार हॉल में बुलाया जाता है। वहाँ पर एक फादर आता है और एक्चुअली ये फादर सारे स्टूडेंट्स को सेक्स एजुकेशन देने के लिए आता है। ये सुनने के बाद चाइनीज धीरे धीरे अपने फ्रेंड से कहने लगता है, अरे वाह, जो हम देखने वाले थे वो फादर अभी के अभी दिखा रहे हैं। हालांकि वो फादर सारे स्टूडेंट्स को साइंटिफिक तरीके से एजुकेशन देते रहता है। क्लासेस सुनते समय इन बॉयज को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, सारे के सारे बॉयज बोर फील होने लगते हैं। सेमिनार खत्म होने के बाद फादर पूछने लगता है, अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे सवाल कर सकते हो। तो चाइनीज खड़ा होकर अपना सवाल पूछने लगता है, फादर क्या 1 ड्रॉप ऑफ स्पर्म इज इक्वल टू 100 ड्रॉप ऑफ ब्लड, क्या ये सही है? ये सवाल सुनने के बाद फादर को ही समझ में नहीं आता। फादर चाइनीज से कहने लगता है, नहीं। खैर हर रोज कॉलेज खत्म होने के बाद विनोद की ग्रुप आनंद नाम के एक बंदे के पास आते हैं और एक्चुअली आनंद की कैसेट्स की दुकान होती है।
कॉलेज में जो कुछ भी होता है वो सारी बातें आनंद से शेयर करते रहते हैं। अब चूंकि चाइनीज और कुछ लोगों को पॉर्न देखना होता है वो फौरन वहाँ से चले जाते हैं। विनोद आनंद से बहुत रिक्वेस्ट करके 2 बैटरियां उधार पे लेता है। उसके बाद वो फौरन रेखा से मिलने के लिए जाता है। विनोद और रेखा ये दोनों किसी पार्क में आकर विनोद के वॉकमैन में बैटरीज डालकर ए.आर. रहमान के गाने सुनते रहते हैं। यही इन दोनों का बेस्ट पल होता है। जब कभी भी इन दोनों को टाइम मिलता ये दोनों इसी तरह से टाइम स्पेंड करते रहते हैं। इसी बातों ही बातों में रेखा विनोद से कहने लगती है कि आज तो हम ए.आर. रहमान के गाने सुन रहे हैं, लेकिन जब तुम बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओगे तब हम सारे लोग तुम्हारे गाने सुनेंगे। विनोद कहने लगता है कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा पहला गाना तुम्हारे ऊपर ही लिखूंगा। खैर थोड़ी देर बाद विनोद और उसकी ग्रुप सुरेंद्रा के घर में मुलाकात करते हैं। वहाँ पर वीसीडी प्लेयर में कैसेट डालकर ब्लू फिल्म्स देखते रहते हैं। तभी सुरेंद्रा की माँ वापस अपने घर आती है। मतलब इन लोगों का प्लान यही था कि आज सुरेंद्रा की माँ बाहर जाएगी, ये लोग मूवी देखेंगे। चाइनीज फौरन उस वीसीडी प्लेयर से कैसेट निकालने की कोशिश करते रहता है, लेकिन वो कैसेट वहीं पर अटक जाती है, जिसकी वजह से ये लोग मेन पावर केबल को ही खींच देते हैं। उसके बाद सुरेंद्रा अपना घर का दरवाजा ओपन करता है। सुरेंद्रा की माँ अपने घर में आती है। सारे के सारे फ्रेंड्स सुरेंद्रा की माँ को नमस्ते करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जब सुरेंद्रा की माँ फ्रेश होने के लिए टीवी ऑन करती है तो इसकी टीवी में कुछ और ही पिक्चर चलती है। ये देखकर सुरेंद्रा की माँ सुरेंद्रा को बहुत पिटाई करती है। खैर दूसरे दिन कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं। सुरेंद्रा चाइनीज के पास आकर कहने लगता है कि चाइनीज कैथरीन अकेली खड़ी है, जाओ जाके उसे प्रपोज करो। चाइनीज कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर है, जब टाइम आएगा उसी वक्त मैं प्रपोज करूंगा। सुरेंद्रा कहने लगता है जब तक तो कोई और प्रपोज कर देगा, अरे यार जाओ तुम। सो चाइनीज हिम्मत जुटाकर कैथरीन के पास जाता है और बहुत ही धीरे से आई लव यू कहता है। कैथरीन सुन लेती है। चाइनीज से कहने लगती है कि मुझे नॉर्मल प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम मुझे सुपरमैन की तरह प्रपोज करो। उसके बाद क्या था, उसी वक्त चाइनीज पैंट के ऊपर चड्डी पहनकर कैथरीन के पास आता है। इसका ये हुलिया देखकर सारे के सारे स्टूडेंट्स इस पर हंसने लगते हैं। और सच में भाई साहब इस होल मूवी में यही बंदा हाईलाइट है। मतलब इसका चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, सब कुछ बहुत ही फनी होता है। खैर उसी रात चाइनीज रेखा और अनु के घर जाकर उन दोनों को स्कूल के करीब में बुलाता है और वहाँ पर ऑलरेडी विनोद चाइनीज का वेट करते रहता है। चाइनीज, रेखा और अनु ये तीनों विनोद को सरप्राइजिंगली बर्थडे विश करते हैं। उसके सामने केक लाते हैं। विनोद केक कट करता है। एक छोटा सा सेलिब्रेशन मनाते हैं वहाँ पर ये लोग। इसी दौरान रेखा विनोद को एक गिटार गिफ्ट करती है और ये गिटार वही है विनोद ने एक दिन शॉपिंग मॉल में देखा था। खैर दूसरे दिन शाम कॉलेज में सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में कुछ गेम्स खेलते रहते हैं। इसी दौरान विक्टोरिया विनोद को ललकारने लगती है कि इसके साथ बास्केटबॉल खेले, हराए। जब विनोद और विक्टोरिया ये दोनों गेम खेल रहे होते हैं तभी वहाँ पर रेखा आती है। विनोद पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब रेखा अकेली साइकिल में जा रही होती है, विनोद अपने फ्रेंड की बाइक लेकर रेखा का पीछा करने लगता है। उसे सॉरी बोलने लगता है, बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसी ने मुझे खेलने के लिए बुलाया, मेरी कोई गलती नहीं। ओके ठीक है रेखा, मैं आज के बाद से विक्टोरिया से बात नहीं करूँगा, मेरे म्यूजिक की कसम। तब जाके रेखा विनोद को माफ करती है। उसके मुंह पर एक स्माइल आती है। उसके बाद विनोद रेखा को उसकी साइकिल वहीं पर रखकर बाइक पर आने के लिए कहता है। मतलब ये दोनों थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं। खैर इसी दरमियान में फरवरी आती है। वैलेंटाइन डे के लिए विनोद अपनी गिटार लेकर एक म्यूजिक को कंपोज करने लगता है और इस म्यूजिक को चाइनीज की मदद से कैसेट में रिकॉर्ड करने लगता है। ये देखकर चाइनीज पूछने लगता है, अच्छा तो यही गिफ्ट तुम रेखा को देने वाले हो? विनोद कहने लगता है हाँ। सो चाइनीज दूसरे दिन फौरन अपने कॉलेज के लैब में जाकर एसिड से अपने हाथ पर सी लिखवा लेता है। सी फॉर कैथरीन, मतलब कैथरीन को प्रपोज करने के लिए। इस तरफ विनोद और रेखा ये दोनों कॉलेज के किसी जगह पर आकर विनोद अपना कंपोज किया हुआ म्यूजिक रेखा को सुनाता है वॉकमैन में प्ले कर कर। ये म्यूजिक सुनने के बाद रेखा शॉक में रह जाती है और रेखा को बहुत पसंद आता है। सो रेखा भी विनोद को एक गिफ्ट देती है और वो है किस। इस तरफ चाइनीज कैथरीन के पास आकर अपना हाथ दिखाते हुए उसे प्रपोज करने लगता है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ पर क्या लिखा। कैथरीन चाइनीज को डांट डपट कर उसका लव रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ पर सुरेंद्र आता है। चाइनीज से पूछने लगता है कि क्या हुआ। चाइनीज कहने लगता है कि उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया, चलो दोबारा लैब चलो। लैब जाने के बाद चाइनीज ये कहने लगता है कि इस सी को यस बना दो। यस से सोनिया। सुरेंद्र कहने लगता है अरे यार रुको, सोनिया एक मारवाड़ी है, उसके सारे घर वाले वेजिटेरियन है, अगर तुम उसके घर गए तो तुमको अंडा भी नहीं मिलेगा। चाइनीज कहने लगता है अरे हाँ यार, मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया।
चलो इस सी को जी बना दो, जी फॉर गायत्री, मैं गायत्री को जाकर प्रपोज करूंगा। सो उसी तरह से चाइनीज का दोस्त इस सी को जी बना देता है। चाइनीज गायत्री के पास जाकर अपना हाथ दिखाते हुए उसे प्रपोज करता है। गायत्री कहने लगती है, क्या पागल समझा क्या मुझे? सारे कॉलेज को पता है कि तुम कैथरीन से प्यार करते हो, और इवन हमारे कॉलेज की आया को भी, और अभी अभी उसने तुमको ठुकरा दिया ना। ये सुनने के बाद चाइनीज को कैथरीन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। चाइनीज और सुरेंद्रा ये दोनों कैथरीन की साइकिल के पास जाकर उस साइकिल के ऊपर गोबर लगाते हैं, और इसी तरह फाइनल टच के तौर पर ये दोनों साइकिल के ऊपर सुसु भी करते हैं। खैर इसी तरह से धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, क्लासेस चलते रहते हैं। देखते ही देखते एग्जाम्स भी आ जाते हैं। लेकिन ऑफकोर्स विनोद को पढ़ाई पर उतना इंटरेस्ट नहीं होता। इसको क्वेश्चन पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आता। ये एग्जाम खत्म होने के बाद इनके स्कूल में फेयरवेल डे भी आता है। सारे के सारे स्टूडेंट्स इसी की तैयारी में लग जाते हैं। इन्हीं में से तिरुमल नाम का एक बंदा अपना कैमरा लेकर हर एक की फोटो लेते रहता है। उसी रात रिचर्ड और उसके फ्रेंड्स बियर लेकर किसी दूसरी जगह पर बियर्स पीते रहते हैं। रिचर्ड फ्रांसिस नाम के एक बंदे को भी अपने पास बुलाता है, और एक्चुअली रिचर्ड हमेशा फ्रांसिस को तंग करते रहता है। रिचर्ड फ्रांसिस को भी दारू पिलाता है और उसका शर्ट निकालकर दोबारा उसे तंग करते रहता है। तभी पीटी आवाज देते हुए यहाँ पर आता है। पीटी की आवाज सुनने के बाद रिचर्ड और उसके फ्रेंड्स फौरन वहाँ से भाग जाते हैं, और पीटी ये समझने लगता है कि फ्रांसिस इन सारे बियर्स की बॉटल को यहाँ पर लाया, बिना फेयरवेल पार्टी को अटेंड किए यहाँ पर ऐश कर रहा है। फ्रांसिस को प्रिंसिपल के पास ले जाता है। इस सिर्फ पार्टी के दौरान चाइनीज, अनु और कुछ स्टूडेंट्स स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं। परफॉर्म करने के बाद अनु और चाइनीज ये दोनों रेखा के पास आकर ये कहने लगते हैं कि रेखा, हम दोनों का चक्कर चल रहा है। रेखा पूछने लगती है, ये कांड कब हुआ? अनु कहने लगती है कि जिस ट्यूशन को मैं जा रही थी चाइनीज भी उसी ट्यूशन आ रहा था, वहीं पर ये कांड हो गया। रेखा कहने लगती है, अच्छा तो मैं ये खबर विनोद को सुनाती हूँ। इस तरफ जब विनोद सुसु करने के लिए जा रहा होता है, विक्टोरिया विनोद को एक कमरे में बुलाती है कुछ हेल्प मांगने के लिए, और ऊपर से एक बक्सा उतारने के लिए कहती है। जब विनोद उस बक्से को नीचे उतारता है तो उस बक्से में की धूल विक्टोरिया की आंख में पड़ जाती है। विनोद विक्टोरिया की आंख में फूंक मारने लगता है। तभी मौके पे चौका विक्टोरिया विनोद को पप्पी शप्पी करती है। तभी उसी वक्त बदकिस्मती से रेखा वहाँ पर आती है। विनोद को विक्टोरिया के साथ देख लेती है। रेखा रोते हुए गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। विनोद फौरन उसके पीछे पीछे जाने लगता है, उसे समझाने लगता है कि रेखा पहले मेरी बात तो सुनो, जो तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी बातों ही बातों में इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। ये दोनों जुदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल मैम रिचर्ड और उसके फ्रेंड्स को किसी जगह पर बुलाकर इन सारे लोगों को डांटने लगती है कि फेयरवेल पार्टी के दिन ये लोग बियर पी रहे हैं। खैर जब सारी पार्टी खत्म हो जाती है, विनोद गुस्से में अपने घर आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। अपने बिस्तर पर लेटकर दुखी होने लगता है कि रेखा इसको समझ नहीं पाई। तभी विनोद के कमरे में एक बंदा प्रकट होता है। इसे देखकर विनोद सोचने लगता है कि ये कोई भूत है। चीखने चिल्लाने लगता है। वो बंदा कहने लगता है, विनोद घबराओ मत, कूल रहो, तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है। विनोद पूछने लगता है कि कौन हो तुम, मेरे कमरे में कैसे घुसे? वो बंदा कहने लगता है कि इंग्लिश में मुझे क्यूपिड कहते हैं, तमिल में मनमदन, अब हिंदी में बात करें तो प्रेम के देवता, समथिंग लाइक दैट। मनमदन कहने लगता है कि इस दुनिया में जो कोई भी प्यार करता है उसकी वजह मैं ही हूँ। मैं ही उन लोगों के अंदर प्यार पैदा करता हूँ। खैर विनोद, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, तुम फौरन रेखा के पास जाकर उसे सॉरी बोलो, उसके पैर पकड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विनोद कहने लगता है, अगर तुम प्यार के देवता हो तो मैं मेरे प्यार का खुद देवता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो। मनमदन कहने लगता है, विनोद तुम एक बार अच्छे से सोच लो, एक बार वक्त गया तो दोबारा नहीं आएगा। रेखा दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। विनोद गुस्से में आकर मनमदन से कहने लगता है कि मुझे रेखा की कोई जरूरत नहीं, इन द फ्यूचर रेखा से बहुत अच्छी लड़कियां मुझे मिल जाएंगी। मनमदन कहने लगता है, तो तुम फ्यूचर में बहुत सफर करोगे, अब तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए वो मनमदन एक चुटकी बजाता है, गायब हो जाता है। उसके बाद सीन फिर से कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है। विनोद एक बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन चुका होता है, हर वक्त बिजी रहता है। इसी दरमियान में चाइनीज विनोद के घर आता है। फिलहाल चाइनीज एक बिल्डर बन चुका है। अब चूंकि आज शाम इन सारे लोगों की रीयूनियन पार्टी है, उसी के लिए चाइनीज अपने सारे फ्रेंड्स को गैदर कर रहा है। विनोद और चाइनीज ये दोनों रिचर्ड के घर जाते हैं। उस वक्त रिचर्ड की शादी हो चुकी होती है, शायद इसके 2 बच्चे भी होते हैं। और इसी तरह फिलहाल रिचर्ड एक बिजनेसमैन बन चुका है, अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर रहा है। थोड़ी देर बाद नौशाद भी रिचर्ड के घर आता है। ये चारों मिलकर आनंद की दुकान के पास जाते हैं। इसी बातों ही बातों में विनोद आनंद से दुरई के बारे में पूछने लगता है कि दुरई कैसा है। आनंद कहने लगता है, अरे यार उसकी हालत बहुत खराब है,
2 बहनों की शादी की उसने। पैसों की बहुत तंगी में जी रहा है बेचारा। उसके बाद वो चारों मिलकर दुराई के घर जाते हैं। दुराई को पार्टी पर आने के लिए बुलाते हैं, लेकिन दुराई कहने लगता है कि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं, मैं नहीं आ सकता, तुम ही एंजॉय करो। लेकिन विनोद और उसके फ्रेंड्स दुराई को जबरदस्ती किसी शॉपिंग मॉल में ले जाते हैं, उसके लिए कपड़े खरीदते हैं। खैर रात होने के बाद सुरेंद्र एक स्पोर्ट्स बाइक में पार्टी की प्लेस पर आता है। थोड़ी देर बाद सारे के सारे फ्रेंड्स पार्टी वाले रूम में आते हैं। उस पार्टी में कैथरीन भी आती है। चाइनीज कैथरीन को हाय हेलो कहता है, लेकिन कैथरीन अभी भी चाइनीज के ऊपर गुस्सा ही होती है। वो कुछ भी जवाब नहीं देती। पार्टी में आने के बाद रिचर्ड दारू पे दारू पीते रहता है। उसकी वाइफ इसको रोकने की कोशिश करती रहती है। और थोड़ी देर बाद अनु अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में आती है, अपने हस्बैंड से मिलवाने लगती है। इसी दौरान अनु चाइनीज के पास जाती है और उससे पूछने लगती है, ये क्या चाइनीज, मुझे देखकर भी तुमने हाय नहीं बोला। चाइनीज हिचकिचाते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अनु पूछने लगती है, तुम्हारी वाइफ नहीं आई पार्टी को? चाइनीज कहने लगता है, नहीं वो किसी फैमिली फंक्शन में गई है, फिर कभी मिलवा दूंगा। उसी पार्टी को तिरुमल भी आता है। तिरुमल अपने सारे फ्रेंड्स को अपने LIC पॉलिसी के बारे में बताते रहता है। कोई भी इसकी पॉलिसी में इंटरेस्टेड नहीं होता, बहाना बनाकर इसे बचते रहते हैं। इस तरफ कैथरीन जैसा स्कूल में बर्ताव करती थी, उसी तरह से अपने दोस्तों से बर्ताव करती रहती है। मतलब हर एक बंदे को नीचा दिखाकर बात करती रहती है। अनु पूछने लगती है, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? कैथरीन कहने लगती है, नहीं नहीं, ये शादी बच्चे मेरे बस की बात नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को ही सूट करती है। और थोड़ी देर बाद रेखा अपने फियांसी के साथ पार्टी में आती है। अपने सारे दोस्तों को अपने फियांसी से मिलवाती है। इसका नाम होता है सिड। सिड को यहाँ पर जान पहचान वाला कोई भी नहीं होता। वो रेखा से कहने लगता है कि जब तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी मुझे कॉल करो, मैं आके पिकअप कर लूंगा। और उसी तरह सिड रेखा का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मतलब इसको इंडियन गाने पसंद नहीं होते। खैर सिड जाने के बाद रेखा अपने दोस्तों से मुलाकात करती है, उनका हालचाल पूछती है। चाइनीज से भी उसके वाइफ के बारे में पूछने लगती है। चाइनीज यही जवाब देने लगता है कि इसकी वाइफ दूसरे फंक्शन पे गई है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फ्रांसिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ आता है। फ्रांसिस को यहाँ पर देखकर रिचर्ड इस पर गुस्सा होने लगता है, कहने लगता है कि इस घटिया इंसान को यहाँ पर किसने बुलाया। लेकिन रिचर्ड की वाइफ फ्रांसिस और उसके बॉयफ्रेंड को सॉरी बोलने लगती है, पार्टी में किसी जगह पर बैठने के लिए कहती है। इस तरफ जब कैथरीन सारे लोगों को इंसल्ट कर रही होती है, नीचा दिखाकर बात करती रहती है, चाइनीज कैथरीन के पास आकर इसको एक छोटा सा सबक सिखाता है। सारे लोगों के सामने इसकी इंसल्ट करता है। बेचारी कैथरीन बहुत एम्बैरेस फील होती है। उसके बाद विनोद और रेखा ये दोनों किसी जगह पर जाकर अपने पुराने फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं। इसी बातों ही बातों में विनोद रेखा से ये पूछने लगता है, क्या तुम्हारा वेडिंग डेट फिक्स हो गया? रेखा कहने लगती है, हाँ फरवरी 12। तभी वहाँ पर जोसेफ आता है। जोसेफ विनोद को अपने बारे में बताने लगता है कि ये किसी बैंड में कीबोर्ड प्ले करता है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को कहा कि मैं विनोद को जानता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। प्लीज क्या तुम मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओगे? तो विनोद उसी तरह से जोसेफ के साथ एक फोटो खिंचवाता है। रेखा फोटो खींचती है। जोसेफ जाते आते विनोद से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। उसके बाद रेखा विनोद से कहने लगती है, अच्छा तो सर अब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं, सर को फीमेल फॉलोइंग भी ज्यादा होगी, बहुत सारे ऑनलाइन प्रपोजल्स आते होंगे, कितनी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? ये सुनने के बाद विनोद हल्के से मुस्कुराने लगता है। उसके बाद डीजे वाला वो गाना प्ले करता है जब फेयरवेल डे के दिन प्ले किया था। उसी म्यूजिक पर चाइनीज और अनु दोबारा डांस करने लगते हैं। स्कूल डेज में भी इन दोनों का डांस बहुत फेमस हुआ था। सो सारे फ्रेंड्स इन दोनों को दोबारा डांस करने के लिए कहते हैं। इसी म्यूजिक के दौरान कैथरीन फौरन चाइनीज के पास आकर इसको एक छापड़ लगाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चाइनीज ने इसको एम्बैरेस किया था। बेचारा चाइनीज दुखी होकर किसी जगह पर जाकर दारू पीते रहता है। तभी चाइनीज के पास रेखा आती है। बातों ही बात में चाइनीज रेखा से कहने लगता है कि रेखा सच बता रहा हूँ, विनोद अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, तुम अभी भी उसके दिल में बसती हो, इसलिए विनोद ने दूसरी लड़की को सेलेक्ट नहीं किया, अपनी जिंदगी में आने नहीं दी। खैर इसी पार्टी के दौरान विनोद के सारे फ्रेंड्स विनोद को एक गाना गाने के लिए फोर्स करते हैं। विनोद अपने हाथ में गिटार लेकर माइक के सामने खड़ा रहता है। अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि मैंने पहले भी बहुत लोगों के सामने परफॉर्म किया, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं नर्वस फील हो रहा हूँ। खैर मैं आप दोस्तों के सामने मेरा पहला गाना पेश करने वाला हूँ। इस तरह से कहते हुए विनोद रेखा के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करते हुए रेखा के लिए एक गाना गाता है, जो सिर्फ रेखा के ऊपर ही डेडिकेट होता है। ये गाना सुनने के बाद रेखा भी बहुत फील होने लगती है। इसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। इसी दौरान रेखा का मंगेतर रेखा को कॉल करता है। उसे बात करने के लिए वो बाहर चली जाती है।
थोड़ी देर बाद कैथरीन भी वो पार्टी छोड़कर अपने घर जाने लगती है। कैथरीन को घर जाता हुआ सुरेंद्र और चाइनीज देख लेते हैं। कैथरीन के कार को फॉलो करते हुए ये दोनों कैथरीन के घर जाते हैं। उसके बाद सुरेंद्र और चाइनीज ये दोनों कैथरीन की कार को बहुत गंदा करते हैं, उसके ऊपर पेंट लगाते हैं और फाइनली ये दोनों ये डिसाइड होते हैं कि अब फाइनल टच की बारी है, सुसु करते हैं। तभी कैथरीन अपने घर से बाहर आती है, इन दोनों को नंगे हाथों पकड़ लेती है, इन दोनों को डांटने लगती है कि इतने साल होने के बावजूद भी तुम लोग नहीं बदले। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची कैथरीन को माँ कहते हुए आती है। चाइनीज पूछने लगता है कि ये बच्ची कौन है, तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। कैथरीन चाइनीज और सुरेंद्र को घर के अंदर बुलाती है और उसकी कहानी सुनाने लगती है। जब मैं कॉलेज पढ़ा करती थी, मैंने एक प्रोफेसर से प्यार किया। वो ऑलरेडी शादीशुदा था, मुझसे भी बहुत प्यार करता था। इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैंने उस प्रोफेसर को सुनाई। उसने कहा था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देके मुझसे शादी करेगा, लेकिन एक दिन उसकी वाइफ मेरे पास आकर मेरे पैर पकड़कर अपने पति की भीख मांगने लगी, तो मैंने उसको वादा देकर उस प्रोफेसर से दूर चले आई। यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। काफी सारे लोगों ने कहा कि प्रेगनेंसी हटा लो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुनने के बाद चाइनीज और सुरेंद्र ये दोनों कैथरीन को सॉरी बोलते हैं। कैथरीन बताने लगती है कि आज मैं पार्टी में पुरानी कैथरीन जैसा ही बर्ताव किया, लेकिन ये है मेरी असली लाइफ एंड इट सक्स। और वैसे भी वो मेरी कार नहीं है, रेंट पर लेकर आए हूँ और तुम लोगों ने उसको बिगाड़ के रख दिया। चाइनीज कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, हम उसे क्लीन कर देंगे। और उसी तरह चाइनीज अपनी एक सच्चाई बताने लगता है कि मैंने आप लोगों से एक झूठ कहा कि मेरी वाइफ किसी फंक्शन में नहीं गई है। एक्चुअली हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। कैथरीन पूछने लगती है कि क्या हुआ। चाइनीज बताने लगता है कि मेरी वाइफ का और उसके टीम लीडर का अफेयर चल रहा था, सारी ऑफिस को पता थी। फाइनली मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने ये बात बताई। उसके बाद सुरेंद्र भी अपनी एक सच्चाई बताता है। इन दोनों से कहने लगता है कि वो जो स्पोर्ट्स बाइक है ना, वो मेरी नहीं है, मैंने भी उसको रेंट पर लाया हूँ। इतना बड़ा हो गया हूँ, अभी तक मैं सेटल नहीं हुआ, बस आपके सामने सक्सेसफुल होने का नाटक किया। इस तरह पार्टी में रिचर्ड बहुत शराब पीकर दोबारा फ्रांसिस पर भड़कने लगता है। ये देखकर रिचर्ड की वाइफ रिचर्ड को साइड में बुलाकर इसे ये कहने लगती है कि तुम फौरन फ्रांसिस के पास जाकर उसे सॉरी बोलो। उसे गॉड ने ऐसा पैदा किया, उसमें उसकी क्या गलती। हमारे भी तो बच्चे हैं, क्या तुम जानते हो इन द फ्यूचर हमारे बच्चे कैसे बदलेंगे। जाओ जाके फ्रांसिस को सॉरी बोलो। सो फाइनली रिचर्ड को अपनी गलती का एहसास होता है। फ्रांसिस के पास जाकर उसे उसके बॉयफ्रेंड को सॉरी बोलता है और इसी तरह एक दिन खाने पे इनवाइट भी करता है। उसके बाद जब रेखा बाहर होती है, विनोद रेखा के पास आता है। रेखा विनोद से इसकी अपकमिंग मूवीज के बारे में पूछने लगती है कि आजकल ये कौन सी मूवीज पर काम कर रहा है। सो विनोद अपने फोन में अपनी एक म्यूजिक लगाकर रेखा को सुनने के लिए कहता है। इसी दौरान रेखा विनोद से ये कहने लगती है क्या हम पहले जैसे ए.आर. रहमान के गाने सुने। तो उसी तरह से ये दोनों एक ईयरफोन को शेयर करते हुए ए.आर. रहमान के गाने सुनते रहते हैं। इसी दौरान रेखा को सिद्ध कॉल करता है, बाहर आने के लिए कहता है। जब रेखा वहाँ से जा रही होती है, विनोद रेखा से कहने लगता है कि रेखा आई मिस यू ए लॉट, आई स्टिल मिस यू। ये सुनने के बाद रेखा फौरन विनोद को एक किस करती है और बिना देखे वहाँ से चली जाती है। रेखा दूर होने पर बेचारा विनोद अपनी ही कार के पास बैठकर फूट फूट के रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुरेंद्र चाइनीज आते हैं। चाइनीज विनोद के पास आकर उसको संभालने लगता है। विनोद कहने लगता है कि मैं इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, इसके बावजूद भी रेखा मेरे पास नहीं। हर रोज मैं इसी गम के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ कि मैं रेखा को खो दिया। तभी वहाँ पर मनमदन विनोद के साथ आता है। मतलब अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ मनमदन विनोद को उसका फ्यूचर दिखा रहा था। मनमदन विनोद से पूछने लगता है कि विनोद तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में रेखा जैसी बहुत सारी लड़कियां आएंगी, ये देखो क्या हुई तुम्हारी हालत, एक भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं। हाँ ये अच्छी बात है कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, लेकिन प्यार नहीं रहा तुम्हारी जिंदगी में। अपना फ्यूचर देखने के बाद विनोद फौरन रोते हुए मनमदन के पैर पकड़ लेता है, उसे सॉरी बोलने लगता है और उसे कहने लगता है प्लीज इस चीज को वापस कर दीजिए, मैं रेखा से सॉरी बोलूंगा, मेरी लाइफ में मुझे रेखा चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद मनमदन दोबारा एक चुटकी बजाता है। इस तरह से मनमदन दोबारा टाइम को प्रेजेंट डे पर लाता है। विनोद फौरन दौड़ते हुए रेखा के घर के पास आता है, रेखा को बाहर बुलाता है, उसके पैर पकड़ते हुए उसको सॉरी बोलने लगता है। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद फाइनली रेखा विनोद को माफ कर देती है, ये दोनों एक हो जाते हैं। उसके बाद सीन फिर से कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है, दोबारा रियूनियन पार्टी होती है। इस बार कहानी कुछ अलग होती है। चाइनीज और अनु की शादी हो चुकी होती है, लव मैरिज। चाइनीज सीरियल्स का डायरेक्टर बन चुका होता है।
उसी तरह अनु एक छोटे से स्कूल को रन करती रहती है। कैथरीन एक बुक राइटर बन जाती है। सुरेंद्रा एक कॉल सेंटर का टीम लीडर बन जाता है। कुछ दिनों बाद सुरेंद्रा की भी शादी होने वाली है। इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। रिचर्ड मार्गरेट नाम की एक लड़की से शादी कर चुका होता है। इस कहानी में मार्गरेट बहुत दारू पीती रहती है, लेकिन दिल की साफ है। दुराई का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होता है। ये भी अच्छा खासा सेटल हो चुका होता है। तिरुमल एक ड्राइविंग लाइसेंस इंस्पेक्टर बन जाता है। पैसे देने के बाद ही ये ड्राइविंग लाइसेंस को अप्रूव करता है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में शादी करके वहाँ पर बस जाती है। फ्रांसिस एक यूट्यूब चैनल चलाते रहता है। इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं। सारे गैजेट्स को रिव्यू करते रहता है, यही इसका काम है। जोसेफ बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन चुका होता है। काफी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं इसको। अब फाइनली विनोद के बारे में बात करें तो इस कहानी में विनोद म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं बनता, लेकिन ये कैफे में हेड होता है। अब ऑफ कोर्स विनोद की रेखा से शादी हो चुकी होती है। रेखा भी एक अच्छी सी जॉब करती रहती है। उसी तरह इन दोनों की एक छोटी बच्ची भी होती है। तो इस तरह से ये सारे लोग रियूनियन पार्टी पर दोबारा ज्वाइन होते हैं। पार्टी के दौरान विनोद माइक लेकर अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि हमेशा से मेरा ख्वाब था कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर बनूं, लेकिन वो ख्वाब तो मेरा पूरा नहीं हुआ। तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास रेखा है, मेरा प्यार। उसके बाद फाइनली मनमदा स्टेज पर आकर गिटार प्ले करने लगता है और हम व्यूवर से कहने लगता है कि जिस तरह से मैं विनोद की जिंदगी में जाकर उसका फ्यूचर दिखाया, उसकी गलती का एहसास दिया, उसी तरह से यहाँ पर जो कोई भी है मैं हर एक की जिंदगी में जाकर उसका फ्यूचर दिखाया, उनकी गलती, उनकी जिंदगी संवार दी। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो मनमदन है ना, यही इस मूवी का डायरेक्टर है। इस तरह से ये स्वीट मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने, किसी ने सच ही कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और हमारा डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि कुछ बुरा खो के कुछ अच्छा पाना है। अगर हम हमारी लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया तो वक्त वापस नहीं आएगा, हम उसे पीछे नहीं कर सकते। सो आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर, और आपकी कहानी क्या है वो भी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।